किशन चंद्र के अफसानों में से एक अफसाना फूल की तन्हाई। तुम्हें किस तरह का मकान चाहिए? किराए के मकानों के दलाल ने मुझसे पूछा। वो मुझसे तुम कहकर कभी मुखातिब ना होता, लेकिन इसने मेरी बोसीदा पतलून पर नज़र डाली थी। मुझे ऐसा मकान चाहिए जिसमें कमरा तो चाहे एक हो, लेकिन इसके साथ गुसल खाना हो, सामने लॉन हो, लॉन में हरी घास हो और घास के किनारे फूल हो, फूलों के दरमियान धूप खाने वाली छतरी हो, छतरी के नीचे एक हसीना बैठी हो। दलाल ने तस्वीर मुकम्मल की। मिस्टर, तुम्हें मकान तलाश करने की बजाय अपनी अक्ल का बीमा कराना चाहिए। आदमी समझदार मालूम होते हो। मैंने मकानों के दलाल की तरफ तारीफी निगाहों से देखकर सोचा। दलाल ने मेरे करीब आकर बहुत आहिस्ता से पूछा, किराया क्या दोगे? 25 रुपये। 25 रुपये? दलाल जोर से चीखा। 25 रुपये में सिर्फ घास आ सकती है मकान में। मैंने कहा, मैंने तुम्हें मकान दिखाने के लिए 3 रुपये अदा कर दिए हैं। ये बात तुम्हें रकम वसूल करने से पहले कहनी चाहिए थी। अब सीधे साधे मकान दिखाओ। दिल 3 रुपये से बंधा एक अड़ियल टट्टू की तरह चलने लगा। मैंने सोचा, हर शख्स के गले में एक रस्सी होती है, 3 रुपये वाली या 300 रुपये वाली या 3000 वाली या 3 लाख वाली, लेकिन रस्सी हर एक के गले में होती है। यूँ तो मुझे भी अपने गले में रस्सी की तलाश थी, लेकिन रुपये वाली नहीं, फांसी वाली। मैंने मर जाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते मेरे दिल ने मुझसे पूछा, जब तुम मर जाने का फैसला कर ही चुके हो तो मकान तलाश करने की क्या ज़रूरत है? मैंने अपने दिल से कहा, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हारी वजह से मैं इस हालत को पहुंच गया हूँ। तुम्हारी वजह से गलत औरत से मोहब्बत की, अपने लिए गलत पेशे इख्तियार किए, अपने दोस्त गलत चुने, सारी उम्र गलत धड़े पर चला। अब तुम मेरे और मेरी मौत के दरमियान बोलने वाले कौन होते हो? मैं बोलता कहाँ हूँ? दिल ने कहा। इंतहाई इंकिसारी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर जब मरना ठहरा तो मकान तलाश करने की क्या ज़रूरत है? क्यों ना एक पेड़ ही तलाश कर लिया जाए, एक दरिया, झील या रेल गाड़ी का घूमता हुआ पहिया या कोई तेज सा चुटकी भर जहर। तुम बड़े अहमक हो, मैंने दिल से कहा। आज तक तुम मुझे ना समझ सके। मुझ जैसा इंसान एक आमियाना और सस्ती किस्म की मौत कैसे मर सकता है? मैं एक बहार अफरोज़ मौत मरना चाहता हूँ। एक खूबसूरत कमरा, लैंप शेड की मध्यम मध्यम रोशनी में, मेरे हाथों में छलकता हुआ आखिरी जाम, छत के पंखे के हुक से लटकती हुई रेशमी डोरी जिसमें मेरा झूलता हुआ जिस्म, और खिड़की से बाहर एक खूबसूरत लॉन में हरी भरी घास, घास के किनारे फूल, धूप खाने वाली छतरी के नीचे बैठी हुई हसीना, चाहे वो हमसाई की बीवी ही क्यों ना हो। रात को धूप कहाँ से आएगी और वह हसीना रात के वक्त खुली छतरी में क्यों तुम्हारे लिए ठिठरेगी? दिल ने पूछा। तो मैं दिन में खुदकुशी कर लूँगा। मैंने दिल से कहा, मगर तुम शट अप हो जाओ। दिल चुप हो गया। सामने एक मकान भी आ गया। उम्दा मकान था। एक लहरिएदार सीढ़ी पर चढ़कर पहली मंजिल पर एक खूबसूरत सा कमरा था। हर दीवार का रंग अलग था, ग्रे, गोल्ड, नारंगी, करमजी। दीवार गैर वार्डरोब, नीले पत्थर वाला आतिशदान, एक मुल्हका कमरा और भी था। दीवारें जर्द, गुलाबी, बनफशी, मैरून रंग की। इस कमरे के एक तरफ बार बनी हुई थी। इससे मुल्हक एक और कमरा था। इसमें 2 वार्डरोब थी, एक मेरे लिए और एक मेरी बीवी के लिए। 2 दीवारगीर आईने थे। पहले 2 साल इश्क करने के लिए और इसके बाद सारी जिंदगी मुंह चुराने के लिए। मैं फर्श पर उल्टे स्लीपर, गंदे पेटीकोट और बच्चे की का तस्वर करने लगा। ये तस्वर इस कदर खुश आइन था कि जल्दी से दरवाज़ा खोलकर मुल्हका गुसल खाना में दाखिल हो गया। गुसल खाना बहुत बड़ा, साफ सुथरा था। फर्श पर सफ़ेद टाइलें, दीवारों पर हल्के नीले रंग की टाइलें, हरे रंग की वॉश बेसन और इसी रंग का बाथटब। सामने खिड़की से निचली मंजिल का बरामदा से बाहर का लॉन नजर आता था, जिस पर हरी हरी घास के किनारे फूल खिले हुए थे। इनके करीब 7 रंगों वाली धूप छतरी के नीचे एक 17-18 बरस की हसीना दुनिया का अजीम तरीन अदब यानी एक जासूसी नावल पढ़ रही थी। मैंने खुश होकर कहा, आहा, खुदकुशी करने के लिए किस कदर उम्दा जगह है। फिर मैंने फौरन मुड़कर दलाल से पूछा, इसका किराया कितना होगा? 400 रुपये। अहमक, मैंने बड़ा फरोख्ता कहा। मैंने तुमसे 25 रुपये वाला मकान दिखाने को कहा था। दलाल मुझसे कुछ कहे बगैर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। दूसरा मकान जो दलाल ने मुझे दिखाया वो भी अच्छा खासा था, मगर पहले मकान का सा साजो सामान इसमें ना था। ना ताज़ा हवा की कैफियत, ना दीवारों का वो रंग रूप, मगर उम्दा और साफ सुथरा ज़रूर था।
कमरे सिर्फ 2 थे, मगर दोनों एक ही गुसलखाने में खुलते थे। एक तरफ किचन था, किचन से बाहर बरामदे के नीचे एक खुशनुमा सहन में हरी हरी घास उगी हुई थी। इसमें फूल कहाँ हैं? मैंने दलाल से पूछा। फूल तुम खुद उगा सकते हो, वो बोला। धूप वाली छतरी खरीद सकते हो, छतरी के नीचे तुम किसी हसीना के बजाय अपनी बीवी को बिठा सकते हो। फूल उगाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने कहा। धूप वाली छतरी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। और बीवी? मियाँ, अगर मेरे पास बीवी होती तो मैं मकान ढूंढता, एक किचन ना ढूंढता। अच्छा खैर, जिस काम के लिए मुझे ये मकान चाहिए उसके लिए ये भी ठीक रहेगा। मैं फूलों का एक गमला लॉन में रख दूंगा। गमले के ऊपर धूप वाली छतरी की बजाय अपनी काली बोसीदा स्याह बरसाती छतरी रख दूंगा और इसके अंदर एक हसीना का तस्वुर भी कर लूंगा। मगर इसका किराया क्या होगा? 250 रुपये। अहमक, 250 वाला मकान क्यों दिखाते हो? मुझे सिर्फ 25 रुपये वाला मकान चाहिए। दलाल ने मेरी बात का जवाब ना दिया, चुपके से मकान से बाहर आ गया। तीसरा मकान जो मैंने देखा, सबसे पहले गुसलखाना आता था, फिर सीढ़ियां चढ़कर एक कमरा आता था। कमरे से मुल्हक एक किचन भी था, हालांकि गुसलखाना होना चाहिए था। जब मैंने दलाल से पूछा तो इसने कहा, इस इलाके में जितने मकान बने हुए हैं, इनमें रहने वाले कमरों के साथ ही किचन रखा गया है और गुसलखाना सीढ़ियों में। ये क्यों? ये इसलिए कि औरत किचन में रहकर हर वक्त अपने शोहर पर नजर रख सकती है। देखो, इस किचन के साथ वाला कमरा नीचे जाने वाली सीढ़ी और सीढ़ी के सामने गुसलखाना तक नजर आता है। मैंने कहा, खैरियत गुजरी, मैंने कभी कोई बीवी नहीं पाली, इसलिए मैं किसी की निगरानी से नहीं डरता। रहा गुसलखाने के दूर होने का सवाल, तो मेरा क्या है, मैं गुसलखाने को किचन और किचन को गुसलखाने की तरह इस्तेमाल कर लूंगा। मुझे तो दोनों एक ही तरह के बने हुए दिखाई देते हैं। दलाल ने मेरी फरासत की दाद देते हुए कहा, वो आप जाने और मालिक जाने। अगर ये मकान आपको पसंद है तो निकालिए 100 रुपये। 100 रुपये? मैंने चीख कर कहा। कैसे 100 रुपये? 100 रुपये इसका महाना क्या रहा होगा? अरे भाई, मैंने हाथ जोड़कर दलाल से कहा, मैंने सिर्फ 25 रुपये वाला मकान दिखाने को कहा है और तुम हो के सैकड़ों की बात करते नहीं थकते हो। दलाल ने कहा, मेरा काम तो मकान दिखाना है, क्या मालूम आपको कौन सा मकान पसंद आ जाए। यहाँ मैंने अक्सर लोगों को देखा है, 25 रुपये वाला मकान ढूंढने आते हैं और 400 वाला मकान ले लेते हैं। ऐसे भी देखे हैं कि 400 वाला मकान लेने निकलते हैं और 25 रुपये वाले मकान पर ही कादे हो जाते हैं। ग्राहक का कुछ पता नहीं चलता। अब दलाल जिस बिल्डिंग के अंदर मुझको ले गया वो 5 मंजिल वाली और जहाज नुमा थी और इसकी छत से कंक्रीट के छत्ते पर एक दखानी जहाज की तस्वीर बनी हुई थी। इस बिल्डिंग के अंदर गोश्त खाना मना है, प्याज खाना मना है, शराब पीना मना है, तो यहाँ बीवी के साथ रहना भी मना होगा? मैंने पूछा। दलाल हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। फिर यहाँ सोचना भी मना होगा, आसमान की तरफ तकना भी मना होगा, जोर से कहकहा लगाना भी मना होगा, बिस्तर पर औंधे लेटकर सिगरेट पीना भी मना होगा, कंधे पर तौलिया डालकर और दरवाजे पर खड़े होकर सीढ़ियों से उतरती हुई किसी शौक हसीना को देखना भी मना होगा। मिस्टर, मैं मकान देखने आया हूँ, वो नो भावे आश्रम में दाखिला लेने नहीं आया। ये कहकर मैं मकान से बाहर हो गया। दलाल शर्म से सर झुकाए मेरे पीछे आ गया। अब दलाल मुझे जिस मकान में ले गया वो वाकई 25 रुपये वाला मकान मालूम होता था। न लॉन, न घास, न फूल, चौथी मंजिल पर एक कमरा, खिड़कियों पर लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी ताकि मालिक के मकान के तकाजों से घबराकर किराएदार खिड़की से न कूद सके। दीवारों पर 30 बरस पुरानी सफेदी थी जो अब स्याही में तब्दील हो रही थी। छत के स्याह जालों के दरमियान बिजली का एक पुराना पंखा लटक रहा था। मैंने इसे तस्वुर में मंजूर कर लिया था कि चलो लॉन ना सही, घास ना सही, फूल ना सही, हसीना ना सही, इस कमरे में पंखा का हुक तो है जिसे लटक कर जान तो दी जा सकती है। मगर गुसलखाना कहाँ है? वो साथ है। दलाल ने कोने के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं जल्दी से गुसलखाने में जा घुसा। गुसलखाना में बड़ी बड़ी आंखों वाली एक लहीम शहीम औरत ज़िबाशुदा मुर्गी के पर नोच रही थी। मुझे देखकर वो गुंचा दहन हंसती और जब इसके मोटे मोटे होंठ वाला 18 इंच का गुंचा पूरी तरह खिल उठा तो मुझे इसके अंदर पानी की पीक में रंगे हुए दांत बहुत खतरनाक दिखाई दिए। मैं घबराकर पीछे लौटने ही वाला था कि इस काफिर अदा ने अपने पहाड़ जैसे कूले मटका कर कहा, तुम नए किराएदार मालूम होते हो? मालूम होता हूँ कि नहीं, अभी अलबत्ता मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गुसलखाना किसका है, आपका या मेरा? तुम्हारा भी और मेरा भी। इसने कुछ ऐसे अंदाज से कहा जैसे जिंदगी भर का मेरा और इसका रिश्ता पक्का हो गया है। मैंने घबरा कर एक कदम और पीछे हटाया। इसने फौरन एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुम आ जाओ, फिक्र ना करो, मिलजुल कर गुजारा कर लेंगे।
یہ کہہ کر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں گھبرا کر دروازے میں پہنچ گیا۔ اس نے مرغی کا آخری پر زور سے نوچ کر اپنے گنچے میں لے لیا اور اسے دانت صاف کرتے ہوئے بولی، اب 50 روپے میں مالک مکان کمرے کے ساتھ الگ غسل خانہ دینے سے تو رہا۔ میں نے بلڈنگ سے باہر آ کے کہا، اگر تم مجھے 25 روپے والا مکان نہیں دکھا سکتے تو میرے 3 روپے واپس کر دو۔ دلال نے کہا، شریفوں کے علاقے میں تو 25 روپے والا مکان نہیں مل سکتا۔ ہاں، اگر آپ گندی بستی میں رہنے پر اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو 25 روپے والا مکان دلا سکتا ہوں۔ چلو چلو مکان دکھاؤ، باتیں نہ بناؤ۔ وہ مجھے گندی بستی میں لے گیا، جو شہر کا سب سے گندا علاقہ تھا، جہاں شہر کے نہایت غریب لوگ رہتے تھے، جہاں تنگ گلیاں تھیں، غلاظت کے انبار تھے، کھلی موریاں تھیں۔ نکڑ پر اس نے گندی بستی سے دلال کو الگ لے جا کر کچھ باتیں کی، پھر وہ دونوں میرے پاس واپس آئے اور میرے دلال نے مجھ سے کہا، یہ کہتا ہے کہ اس بستی میں 25 روپے والا مکان نہیں ہے، تو پھر کس کرائے کا مکان ہے؟ 16 روپے والا مکان۔ تو 16 روپے والا مکان ہی دکھاؤ۔ 16 روپے والا مکان بھی خالی نہیں ہے، البتہ ایک ہے، لیکن وہ تمہارے لائق نہیں۔ میرے لائق کیوں نہیں؟ میں نے گندی بستی کے دلال کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ گندی بستی کے دلال نے اپنی تھوڑی کھجا کر کہا، صاحب، اس کھولی کا کرایہ دار کل مر گیا۔ تو بہت اچھا ہے، کھولی خالی ہو گئی۔ ہاں، خالی ہو گئی ہے صاحب، گندی بستی کا دلال اپنی کوہنی کھجا کر بولا، مگر وہ کرایہ دار اپنی طرح ہی ایک غریب مزدور تھا اور چوڑیوں کے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ مزدور تو تھا، تو کیا ہوا؟ آخر وہ چوڑیاں بناتا تھا، چوریاں تو نہیں کرتا تھا۔ نہیں صاحب، یہ بات نہیں ہے، گندی بستی کا دلال اپنی کمر کھجاتے ہوئے بولا۔ تو چوڑیاں بنانے والا، مگر دھوکنی دھوکتے دھوکتے اور جلتی ہوئی ریت پھانکتے پھانکتے وہ بیمار ہو گیا۔ تو اس میں کیا ہے؟ ہر ایک شخص اپنی زندگی میں بیمار ہوتا ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، چاہے وہ ریت پھانکنے سے بیمار ہو یا زیادہ کھانے سے بیمار ہو۔ تم سمجھتے نہیں ہو صاحب، گندی بستی کا دلال اپنی ران کھجاتے ہوئے بولا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو بخار ہو گیا تھا، جسے تم تپیدک بولتے ہو، اور وہ اس کھولی میں 5 سال بیمار رہا اور کام کرتا رہا اور اپنے جینے کے لیے لڑتا رہا، کیونکہ اس کے 4 بچے تھے اور 1 بیوی تھی۔ جب وہ مر گیا تو اس کی بیوی اور بچے یہ کھولی خالی کر کے چلے گئے، کیونکہ وہ 16 روپے کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ وہ شہر کے باہر جھوپڑیوں میں چلے گئے، جہاں اینٹ دھونے والے رہتے ہیں۔ اس لیے میں تم کو بولتا ہوں کہ یہ کھولی خالی تو ہے، پر تمہارے لائق نہیں ہے۔ چھوٹی سی کھولی تھی، تاریک دیواریں، چرچراتا ہوا دروازہ، زنگ آلود کنڈی، کھڑکی کی زنگ آلود سلاخیں اور آہنی سلاخوں کے باہر گندی اینٹوں والی موری۔ میں نے باہر سے نظر ہٹا کر پھر اندر دیکھا تو ایک کونے میں پانی کا نل نظر آیا، جس کے منہ پر میلی دھجیاں ٹھوس لی تھیں۔ پھر بھی ان دھجیوں کے آخری سرے سے پانی سبزی مائل فرش پر ترپ ترپ کر کے بہہ رہا تھا، جیسے خون زخم سے بہتا ہو۔ پھر مجھے ایک کونے میں مٹی کا گملہ نظر آیا، جس میں گلاب کی شاخ پر صرف ایک پھول تھا، گلاب کا بہت بڑا سرخ پھول۔ یہ کیا ہے؟ گندی بستی کا دلال اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر ہنستا ہوا بولا، یہ تمہارے لیے صاحب۔ میرے لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں صاحب، دلال نے کہا، مرتے مرتے مرنے والے نے کہا تھا، جو کوئی میری جگہ اس کمرے میں آئے تو اسے یہ گملہ دے دینا اور اسے بولنا کہ ہر روز اس کی مٹی میں پانی دے، جس سے یہ گلاب کا پودا ہرا رہے گا۔ پگلا تھا وہ۔ یکا یک میرے سارے جسم میں جھرجھری سی دوڑی اور مجھے کانپتا ہوا چھوڑ گئی۔ میں ان تاریک دیواروں میں گھرے ہوئے اسی گلاب کے پھول کو دیکھنے لگا، چاروں طرف گھٹن اور سیلن اور نا امیدی، اور یہ پھول اکیلا۔ اندھیرے میں، گندگی میں اور بھوک میں اور بدصورتی میں یہ پھول ننگی اینٹوں والے تاکچے میں، مکڑی کے لٹکتے ہوئے غلیظ جالوں میں، زنگ آلود آہنی سلاخوں کے درمیان، یہ پھول اکیلا انسان کے دل میں اگتا ہوا اور انسان کے حوصلے اور بہادری اور عظمت کی طرح سربلند، فطرت سے لڑتا ہوا، موت پر ہنستا ہوا۔ لیکن یہ پھول مرجھا جائے گا، ایک دن یہ پھول مر جائے گا، اس نے سوچا۔ اس کھولی کی غلیظ گھٹن اس کی ساری شادابی چوس لے گی، یہ تاریکی اس کا رنگ و روپ چھین لے گی، اس پر مکڑی کے جالے پھیل جائیں گے اور یہ سیلی ہوئی دیواریں چاروں طرف سے تازہ ہوا کو روکیں گی، اور پھر یہ پھول مر جائے گا اور مرجھا جائے گا، جیسے وہ چوڑی والا مزدور مرجھا گیا تھا۔ لیکن یہ پھول زندہ رہے گا اور ہر روز لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے دلوں میں اگے گا، جو چوڑی بناتے ہیں، دفتر جاتے ہیں اور اینٹ پر اینٹ رکھتے ہیں، جس طرح محبت کرنے والا انسان بوسے پر بوسہ رکھتا ہے۔ یہ پھول ہر روز ان انسانوں کے دل میں اگے گا اور زندگی اور اس کی مسلسل جدوجہد کا جادو جگائے گا،
یہ پھول کبھی نہیں مر سکتا۔ میں نے وہی کھولی کرائے پر لے لی اور اس دن سے میں وہیں رہتا ہوں۔